Hello everyone, this is Pooja Rathod from Heritage Grown. So today we will discuss about chapter 4 of class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure. अभी तक के मैंने 3 वीडियोस जो बनाए हैं रिवीजन के लिए चैप्टर 3 सेकेंड और फर्स्ट क्लास 11th की केमिस्ट्री के, वो आप चाहें तो प्रेफर कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पसेस। और उन्हीं के साथ उनके एमसीक्यूज भी अपलोड किए हैं, एमसीक्यूज वीडियोस भी अपलोड किए हैं एजुग्रोन चैनल पर ही। So if you want, you can go through them. Now we will start with chapter 4 on chemical bonding and molecular structure. So let's begin. So here first sight of ours will be first of all what is chemical bond. Chemical bond क्या होता है? Chemical bond is something the attractive force which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond. अलग अलग chemical species में अलग अलग constituents को जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड इन्हें संभाल कर या जोड़े रखता है उसे बोलते हैं हम केमिकल बॉन्ड. वी कांट सी देम थ्रू आवर नेकेड आइज बट दे आर देयर टू होल्ड देम टुगेदर. एटम्स हो या आयंस हो, उन सबको होल्ड करने के लिए जो बॉन्ड बीच में होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स उनके बीच में होता है, उन्हें केमिकल बॉन्ड कहते हैं. उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे. So first of all, first definition in this is chemical bond. Second definition is octet rule. Octet rule क्या होता है? ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि सबसे लास्ट या आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर्टिकुलर एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में, किसी पर्टिकुलर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने की जो एबिलिटी होती है उसको कहा जाता है ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट इज द मीनिंग, ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए. इसे कहते हैं हम octet rule. It is written here, during a chemical reaction the atoms tend to adjust their electronic arrangement in such a way that they achieve 8 electrons in their outermost shell. outermost shell में 8 electrons अचीव करने की जो टेंडेंसी होती है उसे बोलते हैं octet rule. नेक्स्ट इज अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनते हैं. ये केमिकल बॉन्ड सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, बहुत तरह के होते हैं. आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट यहाँ पे है आयनिक बॉन्ड. Ionic bond is something the Coulomb force of attraction which holds the oppositively charged ions together is called ionic bond. मतलब oppositely charged ions को hold करने की जो ability होती है या जो force इन्हें hold करके रखता है. oppositely charged कौन से होंगे? एक positive होगा, अगला negative होगा. इनको hold करने के लिए जो bond चाहिए होता है that will be called as ionic bond. It is quite clear from the word itself. आयनिक मीन्स आयंस को जोड़ के रखने वाला. ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए जो बॉन्ड होगा दैट विल बी दी आयनिक बॉन्ड. एक और सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम ऑफ ए मेटल टू एन एटम ऑफ नॉन मेटल. किसी नॉन मेटल्स में मेटल्स के एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर. किसी नॉन मेटल में, ये नॉन मेटल है, उसमें किसी मेटल का एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का जो कंप्लीट ट्रांसफर होता है दैट मेक्स दैट आयनिक बॉन्ड. तो इसमें क्या होता है, मेनली नेगेटिव चार्ज किस पर आ जाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज. तो मेटल्स मोस्टली इसमें पॉजिटिव आयंस रहेंगे और नॉन मेटल्स विल बी दी negative ions. That's what called as ionic bond. Okay, next slide. Next is something about lattice enthalpy. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां भी आपको enthalpy लिखा हुआ वर्ड नजर आए, enthalpy का मीनिंग होता है एनर्जी. enthalpy means energy. Okay, तो lattice energy क्या होती है? यहाँ पे lattice energy समझाई गई है. The molar enthalpy change accompanying the complete separation of constituent particles that compose of solids. मतलब कोई सॉलिड है जो अलग अलग पार्टिकल से बना हुआ है, उनके कंप्लीट सेपरेशन जब हम करेंगे और उसमें जितना मोलर एंथैल्पी का चेंज आएगा, मतलब जितनी एनर्जी चेंज आएगा, उसे कहते हैं लैटाइस एनर्जी या लैटाइस एंथैल्पी. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स की बात की है.
तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स, ये आयनिक सॉलिड के आयंस को जब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए पड़ती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, इट इज नॉट नेगेटिव एनीवेज, नेगेटिव नहीं होती है कभी भी, यह हमेशा आपको पॉजिटिव फॉर्म में ही मिलेगी। मतलब हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज आता है वो पॉजिटिव फंक्शन में ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी का ना मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब किसी एलिमेंट के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लॉस्ट करे या जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन करे, दैट इज कॉल्ड एज इट्स इलेक्ट्रोवैलेंसी। अगर वो कोई एटम है या कोई एलिमेंट है, मान लीजिए Na है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन गया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे ही Cl नेगेटिव है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बन गया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हो जाएगी क्या, 1। मतलब जितना उसने लूज किया या जितना गेन किया वो नंबर उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाता है। ओके, नाउ इट इज रिटन हियर दैट द एलिमेंट विच गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स दे देता है पॉजिटिव आयंस बनने के लिए, उन्हें पॉजिटिव वैलेंसी मिलती है। और वो एलिमेंट्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने अभी पिछली स्लाइड में भी समझा दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला जो है वो नेगेटिव आयन हो जाएगा नेगेटिव वैलेंसी के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा पॉजिटिव वैलेंसी के साथ। So it is quite clear what is electrovalency. Now we will move to next slide. Next slide is about formation of an ionic bond. Ionic bond कैसे बनता है, मेनली क्या चीजें चाहिए पड़ती हैं किसी ionic bond को बनाने के लिए। First of all, low ionization enthalpy of a metallic element which forms the cations. जो metallic element यहाँ पे cation बना रहा है, ओके मैंने अभी बताया था कि metallic ions जो होते हैं, metallic elements जो होते हैं, मेटेलिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटायंस बनाते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स देकर। तो मेटेलिक एलिमेंट जो है जो कैटायन बनाएगा या पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लूज करके, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो कम होनी चाहिए, मतलब उसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इतनी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने हमारे लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, the energy needed to remove an electron from any element, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो मेटेलिक एलिमेंट में से अगर कैटायन बनाना है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाना है, तो उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो एनर्जी चाहिए होती है वो कम होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर हमें कोई आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच फॉर्म्स एनायन। नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो एनायन बना रहा है, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये अपने पास, के पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए, मतलब आसानी से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले, इसके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और इसके ऑर्बिट में आराम से शिफ्ट हो जाएं, आराम से न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, तो इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होनी चाहिए। ओके, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या होती है किसी आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए, लार्ज लेटाइस एंथैल्पी, दैट इज स्मॉलर साइज एंड हायर चार्ज ऑफ द एटम। एंड लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। लेटाइस एंथैल्पी ज़्यादा कब होगी, साइज छोटा होगा, जब एटम का साइज छोटा होगा और चार्ज हायर होगा, मतलब चार्ज जो न्यूक्लियस पे चार्ज है, जो अट्रैक्ट करने का, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, वो हाई होगा और साइज छोटा होगा, तो लेटाइस एंथैल्पी आराम से ज़्यादा हो जाएगी, जिसके कारण सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट होकर दूसरे के साथ कंबाइन होने में इजिली हेल्प करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज समथिंग अबाउट कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स म्यूचुअल शेयरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी इंडेक्स। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, मान लो एक्स है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर
एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है वाई के साथ, वाई के साथ एक केमिकल बॉन्ड बना रहा है, तो वो बॉन्ड बनाने के लिए वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ म्यूचुअली शेयर कर रहा है, इसको कहते हैं कोवेलेंसी। लाइक दैट हियर आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ आयनिक बॉन्डिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, ये कोवेलेंसी में मत लीजिएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बताया था तो इसलिए आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल है। यहाँ पे Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पास किया Cl के पास, Cl के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 हो गए, और यहाँ Na के पास पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास तो चला गया, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और Cl के पास आ गया है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया है। ओके, तो ये आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है। कोवेलेंसी का मतलब होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होगा कोवेलेंसी में, जैसे एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हैं, तो एक्स भी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करेगा और वाई भी अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि एक्स अपने पूरे इलेक्ट्रॉन्स वाई को दे देगा या वाई अपने पूरे इलेक्ट्रॉन एक्स को दे देगा, इस तरह का नहीं होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो नेक्स्ट अबाउट दिस कोवेलेंसी, कोवेलेंसी 3 तरह की हो सकती है। कोवेलेंट बॉन्ड, एक्चुअली इसका जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंसी के कारण या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। वो 3 तरह का बन सकता है, सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट एंड ट्रिपल कोवेलेंट। इट इज इजीली विजिबल इन दी स्लाइड। सिंगल कोवेलेंट में सिंगल बॉन्ड दिखेगा, डबल में 2 बॉन्ड्स दिखते हैं और ट्रिपल में 3 बॉन्ड्स दिखते हैं। ओके, so let's see single covalent bond, a covalent bond formed by the mutual sharing of one pair of electrons। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके जो बनता है कोवेलेंट बॉन्ड उसे बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब एक्स के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और वाई के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, single covalent bond is represented by a small line like this dash, okay, between the two atoms। double covalent bond formed by the mutual sharing of two pair of electrons। दोनों के दो दो इलेक्ट्रॉन जब म्यूचुअली शेयर करेंगे, लाइक दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, they mutually share each other, this is called as double covalent bond या simply double bond। डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय 2 हॉरिजॉन्टल स्मॉल लाइंस, 2 डैश से दिखाया जाता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, सेम म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ पे 3 स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन से जाती हैं दो एटम्स के बीच में। इट इज क्वाइट क्लियर इन द एग्जांपल, ट्रिपल का एग्जांपल दिया है N2, N और N एक दूसरे के बीच में 3 बॉन्ड बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज हैं या क्या क्या नीडेड है या क्या क्या फेवर्ड है। फर्स्ट थिंग इज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, तब उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से ना निकल जाएं, आपने उन्हें लेना चाहा और वो निकल गए, निकल जाएंगे तो वो आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफर होता है। कोवेलेंट में ये नहीं होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन एक्स भी अपने ऑक्टेट रूल में गिन रहा है और सेम इलेक्ट्रॉन को वाई भी अपने ऑक्टेट रूल में, इट इज लेवल्ड अप ऑन बोथ साइड। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों की हाई होना चाहिए ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर ना भाग जाए या फिर आसानी से दूसरे में ना जाए। ओके, नेक्स्ट फेवरिंग जो सेंटेंस है वो है नियरली इक्वल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगभग सेम होनी चाहिए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी। इज क्वाइट क्लियर हियर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखने की जो एंथैल्पी है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुई, किसी की ज्यादा किसी की कम हुई, तो जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्टिव होगा इंस्टेड ऑफ अनदर वन। सेम इज विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर किसी की कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा एंड अदर वन विल एक्वायर इट। So that's why both of them will be equal, both of them needed to be equal in both the elements। थर्ड रिक्वायरमेंट होती है हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट। न्यूक्लियर चार्ज हाई और एटॉमिक साइज छोटा हो।
combining elements. These are the accurately 3 requirements for a covalent bond formation. Okay, now polar covalent bond क्या होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में ही एक सब डिवीजन है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर द बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स which differ in their affinities for electrons is said to be polar covalent. मतलब इसको कभी कभी आयनिक बॉन्ड से भी कंपेयर कर लिया जाता है, बट ये आयनिक बॉन्ड नहीं होते हैं एक्चुअली. इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऊपर नीचे डिफर होने के कारण, वही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनके डिफर होने के कारण कभी कभी दो एटम्स जो हैं उनके पे थोड़ा थोड़ा चार्ज हो जाता है. दैट विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग तो भी रहती है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा चार्ज हो जाता है. लाइकवाइज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है HCl, या Cl नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है. इन पे थोड़ा थोड़ा चार्ज है, बट इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग है. यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट रोल में गिन रहा है और Cl क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्टेट रोल में गिन रहा है. तो इसलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएंगे. नाउ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, bond formed when one-sided sharing of electrons takes place is called coordinate. कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है. जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग सिर्फ एक ही तरफ से हो रही है, यहाँ एग्जाम्पल दिया है NH3 like this and BF3. तो BF3 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे अपनी शेयरिंग ले लेगा, बट इसके पास शेयरिंग नहीं हो रही है NH3 के पास. इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ये मेनली कॉम्प्लेक्सेस में चलता है, कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं इसके मेनली. इसका एक अलग से चैप्टर है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का, जिसमें कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम इन द नियर बाय क्लासेस. ओके, सो दिस इज what called as coordinate bond. Next are some of the terms which we will define here. First of all, bond length. Bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule. कोई दो bonded atoms हैं, उनके बीच का जो distance होगा बॉन्ड का, उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. सिंपलेस्ट. बॉन्ड एंगल, it is an angle between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule or complex ion. किसी molecule या complex ion में एक ही एटम जो अलग अलग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है या अलग अलग एटम से जुड़ा हुआ है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड. किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसी बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी चाहिए होती है दैट विल बी कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी. So these are some of the terms related to bond. Next is sigma bond and pi bond. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड मोस्टली हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनकी जरूरत पड़ेगी. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज में आते हैं ये टर्म्स. सिग्मा बॉन्ड इज समथिंग द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू. एक्चुअली जो ऑर्बिटल्स होते हैं, मेनली ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा हो तो यू कैन रेफर इट टू एट हिज ओन चैनल. इट इज माय वीडियो चैप्टर 3 क्लास 11 की जो वीडियो है, उसमें बताया है मैंने अलग अलग शेप जो होता है इनका ऑर्बिटल्स का. तो ऑर्बिटल्स का मेनली शेप ऐसा होता है. तो जब ऑर्बिटल्स इस तरह ओवरलैपिंग करते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलेंगे इसको, या फिर ओवरलैपिंग बाय द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस, बाय द लाइन जॉइनिंग द न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस आयन के उस लाइन से जॉइन करके जो ओवरलैपिंग हो रही है बीच में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग. इस ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है दैट वी विल कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्ड. तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे. इट इज डिनोटेड बाय दिस वन साइन. इस साइन से डिनोट किया जाता है उसे. ओके, तो ये मेनली बनता है SS, SP एंड PP ऑर्बिटल्स में. ओके, ये तीनों ऑर्बिटल्स में मेनली सिग्मा बॉन्ड बनता है. नेक्स्ट इज पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड का मतलब होता है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग. इसमें ऐसी साइड वाइज डमरू जैसी ओवरलैपिंग होती है. एक डमरू ने दूसरे डमरू पर ओवरलैपिंग कर दी इस तरह से. ये साइड वाइज जो ओवरलैपिंग दिख रही है आपको, इस
उसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होके जब बॉन्ड बनते हैं तो वो पाई बॉन्ड कहलाते हैं। ये मेनली पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल्स की मदद से ही बन पाते हैं। ओके, तो दे आर कॉल्ड एज पाई बॉन्ड डिनोटेड बाय द सिंबल पाई। इस पाई के और भी अलग अलग टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में पाई को 22/7 बोला जाता है। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, सॉरी सर्कल वाला जो चैप्टर होता है उसमें पाई को 180 डिग्री रेडियन से जाना जाता है। बट यहाँ पे पाई का मतलब कुछ और है। पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का नाम है पाई बॉन्ड, जिसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज hybridization. What is hybridization? Process of mixing of the atomic orbitals to form new hybrid orbitals. Atomic orbitals के mix होने के कारण वो प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं वो बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड हैव इक्वल एनर्जी। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं पर्टिकुलर काइंड के, उनकी सबकी एनर्जी इक्वल होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। आइडेंटिकल शेप्स होते हैं, सेम सिमिलर शेप्स होते हैं। सिमेट्रिकली ओरिएंटेड इन शेप, सिमेट्रिकली ओरिएंटेड होते हैं शेप में। मतलब अगर हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ के जो पार्ट्स हैं वो इक्वली सिमिलर हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स मर्जिंग टुगेदर। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे डिजाइन किए जाते हैं या कैसे समझे जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो किस टाइप के हैं, एंड सेकेंड इज कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस सी डी और समथिंग लाइक। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। वी विल सी व्हाट आर अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, मतलब 2 हो, मतलब 2 एटम किसी एक सिंगल एटम से जुड़े हुए हैं तो उसे लीनियर बोला जाता है, या उसका शेप जो है वो लीनियर होगा। ये इस तरह का नीचे शेप दिया हुआ है मैंने। ये सेंट्रल एटम है यहाँ पर, और ये इसके आसपास वाले एटम्स हैं, 2 एटम्स होते हैं आसपास। लीनियर शेप बनाता है 180 डिग्रीज का। ओके, इसमें एस ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसे हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल एस और एक सिंगल पी जब पार्टिसिपेट करेंगे तो वो लीनियर फॉर्म बनाएंगे या लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें 2 रहेगा। यहाँ साइड में एग्जांपल दिया है एजी, मतलब सिल्वर से अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो रहे हैं तो वो लीनियर शेप बनाएंगे। सेकेंड टाइप का है 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये वाला में सेंट्रल एटम ये है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेशन नंबर में है, मतलब 3 एटम से 3 मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं। इसे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में होता है। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एस, पी एक्स और पी वाई। पी जेड नहीं करता है, पी एक्स एंड पी वाई करते हैं एस के साथ। यहाँ पे 2 पी ऑर्बिटल्स या 2 पी सबशेल के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है HgI3, मरकरी से 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है 4 होता है जब इसमें टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है, इस तरह की, ये दिया हुआ है यहाँ पे, इस तरह की टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। यहाँ ये पिंक कलर में जो है सेंट्रल एटम है, ये आउटर एलिमेंट्स हैं या आउटर कोऑर्डिनेटिंग एलिमेंट्स हैं। टेट्राहाइड्रल शेप होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं एस ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल। इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं क्योंकि 3 पी के और 1 एस का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल इज FeBr4। नेक्स्ट है 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर है। ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 था, वो टेट्राहाइड्रल था क्योंकि उसमें पी एक्स, पी वाई और पी जेड पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे एस, पी एक्स, पी वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब डी का एक ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसे sp2d बोलेंगे। इसका शेप मैं दिखा देती हूँ आपको। स्क्वायर प्लेनर का शेप कुछ ऐसा रहेगा, दिस वन। ये सेंटर एटम है, इसका एक एलिमेंट ये 2 3 4। ओके, स्क्वायर प्लेनर शेप है ये। नेक्स्ट इज ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये 5 कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है। इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों होते हैं इसके साथ, और डी जेड स्क्वायर होता है, इसे sp3d बोलेंगे। ओके, CuCl5 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह का होता है, ज्योमेट्री ऐसी दिखती है इसकी।
ये तीनों सेम प्लेन में होते हैं और ये एक्सियल होते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सियल एलिमेंट्स, ये एक्सियल बॉन्ड में लगे हुए होते हैं और ये तीन जो हैं ये इक्वेटोरियल कहलाते हैं। ओके, ये तीनों इक्वेटोरियल कहलाते हैं और ये इसे बोलते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। नेक्स्ट है हमारा फिर से 5 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले स्क्वायर बेस्ड पिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड तीनों वही रहेंगे, बस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है, डी जेड स्क्वायर। AISP 3D कहलाता है ये भी। NICN5 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरह का रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल, बीच में सेंट्रल एटम, ये एक्सियल, इक्वेटोरियल में 3-4 होंगे। अब इस तरह ये 4 होते हैं, ये सेंट्रल एटम है, ये 4 इसके। ओके, नेक्स्ट होता है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे 6 जोड़े होते हैं, इसमें पी एक्स, पी वाई, पी जेड और एस के साथ वही रहेंगे, लेकिन दोनों जो ऊपर अलग अलग जा रहे थे वो अब दोनों आ गए, डी एक्स जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सारे मिलकर DsP3D2 बनाते हैं। CuN3 होल 6 इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, मतलब 6 एलिमेंट्स आसपास रहेंगे। इसमें ये सेंट्रल एटम है और 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स इसके, 6 मॉलिक्यूल्स इसके कॉम्प्लेक्सेस के जुड़े हुए हैं। Okay, I think hybridization is quite clear now. We will move to next topic, that is hydrogen bond. Hydrogen bond क्या होता है? Bond between hydrogen atom of one molecule or a more electronegative element of same or another molecule is called as hydrogen bond. जब हम हाइड्रोजन एटम के साथ एक कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक एलिमेंट हाइड्रोजन होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा कोई और, इन दोनों को मिलकर जो बॉन्ड बनता है दैट वी विल कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का होता है, मेनली इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स के कंबाइन होते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूले में, ये स्ट्रक्चर में। इंटरमॉलिक्यूलर तब होगा जब ये 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग या तो सेम कंपाउंड के अलग अलग कंपाउंड के कंबाइन हो रहे हैं और बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर है, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर तब होता है जब व्हेन हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हाइड्रोजन होने से जो बॉन्ड बन रहा है वो इंट्रामॉलिक्यूलर कहलाएगा। मतलब ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, ये मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो दिस वी विल कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर। लेकिन से एक मॉलिक्यूल ये है और एक और मॉलिक्यूल दूसरा है, यहाँ पे इसका Cl इसके हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग बनाएगा इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। ये है इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा, और ये वाला है इंटरमॉलिक्यूलर। I think you would have understood the differences between intra and intermolecular. So this was our last topic. I think it is quite clear all the topics here of chapter 4 class 11th chemistry, chemical bonding and molecular structure बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जल्दी ही इसी चैप्टर का MCQ वीडियो भी मेरा अपलोड होगा। I would prefer to get to this video as soon as possible चैप्टर 4 के रिवीजन के लिए, एंड